नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित खरे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने वर्णमाला को प्रारंभ किया था। हमने वहां पर समझा था कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, अयोगवाह क्या होते हैं। तीनों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको समझाया था कि स्वर वर्ण किन्हें कहा जाता है, व्यंजन वर्ण किन्हें कहा जाता है और अयोगवाह किन्हें कहा जाता है। आज हम लोग एक एक के ऊपर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्वर की चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए हमें अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहा जाता है। स्वरों की अगर हम कुल संख्या की बात करें तो स्वरों की कुल संख्या हमारी 11 होती है। और ये 11 स्वर कौन कौन से होते हैं वहाँ पर हम आपको लिख के बताते हैं। तो इसमें हैं हमारे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। तो ये टोटल हमारे 11 स्वर होते हैं। ठीक है, अब ये जो 11 स्वर हैं, तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जब हम व्यंजन की सहायता के लिए स्वरों का प्रयोग करते हैं तो हम लोग सीधे सीधे स्वरों का प्रयोग नहीं करते हैं, हम स्वर की मात्राओं का प्रयोग करते हैं, या हम कह सकते हैं कि हम स्वर की वर्तनी का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। इंग्लिश की तरह नहीं होता है, क्योंकि इंग्लिश में अलग से मात्राएं तो होती नहीं हैं। जब भी हम लोग वहाँ पर स्वर का प्रयोग करते हैं तो हम स्वर के जो वर्ण होते हैं, हमारे 5 जो स्वर होते हैं अंग्रेजी के अंदर, हम उन्हीं का प्रयोग करते हैं। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता है। हिंदी में प्रत्येक स्वर की अपनी एक मात्रा होती है और उसी मात्रा का प्रयोग हम लोग वहाँ पर करते हैं। अब आपको पता है कि छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है। बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, छोटा बड़ा सभी ने पढ़ा होगा बहुत अच्छे तरीके से, कि छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है। बड़े आ के लिए हम लोग एक डंडे का इस तरीके से प्रयोग करते हैं, छोटी की मात्रा इस तरीके से लगाते हैं, बड़ी की मात्रा इस तरीके से, छोटे ऊ की मात्रा आगे की ओर लगाई जाती है, बड़े ऊ की मात्रा पीछे की ओर, री की मात्रा जो है वो नीचे इस तरीके से लगाई जाती है। ए की एक मात्रा होती है, ऐ की 2 मात्राएं होती हैं, ओ की एक मात्रा और एक डंडा होता है, और औ के लिए 2 मात्राएं और एक डंडा होता है। तो ये आपकी टोटल 10 मात्राएं होती हैं या 10 वर्तनियाँ होती हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, तो आपको बताना है 11। लेकिन यदि आपसे प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि हिंदी जो स्वर होते हैं हमारे, उनकी मात्राएं कितनी होती हैं या मात्राएं कितनी होती हैं, ऐसा प्रश्न यदि आपसे पूछा जाता है तो उस स्थिति में आप लोग बताएंगे 10। और वहाँ पर आप 11 नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि छोटे आ की तो कोई मात्रा होती नहीं है। छोटे आ की जब कोई मात्रा नहीं होती है तो बची कितनी मात्राएं? 10 मात्राएं शेष बची हैं। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये जो हमारे 11 स्वर होते हैं, इनको कितने प्रकार से विभाजित किया गया है उसकी चर्चा भी हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे जो स्वर हैं उनका कई प्रकार से वर्गीकरण होता है, कोई एक तरीका नहीं है वर्गीकरण का। वर्गीकरण के कई तरीके हैं, तो एक एक करके हम आपको जो महत्वपूर्ण तरीके हैं, महत्वपूर्ण प्रकार है वर्गीकरण के, वो हम आपको यहाँ पर समझाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर यदि हम बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर सभी स्वरों को हम लोग 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जो हमारे 11 के 11 स्वर होते हैं उनको उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला जो प्रकार होता है वो कहलाता है मूल स्वर। पहला जो प्रकार होता है वो कहलाता है मूल स्वर, और दूसरा जो प्रकार होता है वो कहलाता है हमारा संधि स्वर। दूसरा जो प्रकार होता है वो कहलाता है हमारा संधि स्वर। ठीक है, अब अगर हम मूल स्वर की बात करें तो मूल स्वरों की जो हमारी संख्या होती है वो होती है 4। कितनी होती है? 4 होती है। तो ये 4 कौन कौन से स्वर होते हैं? देखिए यहाँ पर
इसमें है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये चार जो स्वर हैं ये हमारे मूल स्वर कहलाते हैं। और मूल स्वर उन स्वरों को कहा जाता है जिनकी उत्पत्ति में किसी अन्य वर्ण का योगदान नहीं होता। ठीक है ना, फिर से एक बार समझिए, ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति में किसी अन्य वर्ण का योगदान नहीं होता उन्हें मूल स्वर कहा जाता है। तो आ, ई, ऊ और री, इन चारों वर्णों के निर्माण में किसी अन्य स्वर की सहायता नहीं लेनी पड़ती, स्वतंत्र होते हैं, ये अन्य स्वरों की सहायता से नहीं बनाए जाते, इसलिए इन चारों को मूल स्वर कहा जाता है। संख्या यदि आपसे परीक्षा में पूछी जाती है मूल स्वरों की, तो मूल स्वरों की जो संख्या होती है वो होती है 4। अब हम बात करते हैं संधि स्वर की। अगर हम 4 स्वरों को अलग कर दें तो कितने स्वर बचे हमारे? 7 स्वर बचे। तो संधि स्वरों की जो संख्या होती है वो होती है 7। अगर हम संधि स्वर की परिभाषा की बात करें तो हम कहेंगे कि ऐसे स्वर जिनका निर्माण 2 स्वरों के मिलने से होता है उन्हें संधि स्वर कहते हैं। यानी कि जो स्वर 2 स्वरों के मिलने से बनते हैं उन्हें संधि स्वर कहा जाता है। संधि स्वर को भी हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। संधि स्वर के भी 2 भेद यहाँ पर किए जा सकते हैं। पहला जो भेद हो जाएगा संधि स्वर का, पहला जो भेद हो जाएगा उसको कहेंगे हम दीर्घ स्वर। उसको कहेंगे हम यहाँ पर दीर्घ स्वर। और दूसरा जो भेद हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त स्वर। दूसरा हो जाएगा संयुक्त स्वर। तो याद रखना है आपको कि संधि स्वर के भी 2 भेद किए जा सकते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अगर हम दीर्घ स्वरों की बात करें तो जब एक ही उच्चारण स्थान के स्वर जब आपस में मिलकर कोई वर्ण बनाते हैं, कोई नया स्वर बनाते हैं, तो उन स्वरों को दीर्घ स्वर कहा जाता है। या ऐसा बोल सकते हैं कि जब समान स्वर मिलकर नया स्वर बनाते हैं तो उन स्वरों को दीर्घ स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वरों की जो संख्या होती है वो होती है 3। कौन कौन से हैं यहाँ पर आपको बता देते हैं। जब आ का मेल आ के साथ में होता है तो उससे बनता है बड़ा आ। ठीक है। इसी प्रकार से जब ई का मेल ई के साथ में होता है तो इन दोनों के मिलने से बनती है बड़ी ई। इसी प्रकार से जब छोटा ऊ और छोटा ऊ जब आपस में मिलता है तो इनके मिलने से बनता है बड़ा ऊ। तो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, इन तीनों स्वरों को दीर्घ स्वर कहा जाता है। याद रखिए, क्योंकि यहाँ पर बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत कर देते हैं, तो बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना है। मूल स्वर 4 होते हैं और संधि स्वर 7 होते हैं। संधि स्वरों में भी दीर्घ स्वरों की संख्या 3 होती है। कौन कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। याद रखिए, जब समान स्वर मिलते हैं तो उनसे दीर्घ स्वरों का निर्माण होता है। और जब 2 अलग अलग स्वर मिलते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि जब 2 अलग अलग उच्चारण स्थानों से उच्चारित होने वाले स्वर मिलते हैं तो उनसे संयुक्त स्वरों का निर्माण होता है। ठीक है। संयुक्त स्वरों की जो संख्या होती है वो होती है 4। कौन कौन से हैं वो हम आपको बता देते हैं। जब आ और ई का मेल होता है तो आ और ई के मिलने से बनता है ए। इसी प्रकार से आ और ऊ के मिलने से बनता है ओ। आ और ऊ के मिलने से बनता है ओ। इसी प्रकार से आ और ए के मिलने से बनता है अय। आ और ए के मिलने से बनता है अय। और इसी प्रकार से आ और ऊ के मिलने से, आ और ओ के मिलने से बनता है औ। आ और ओ के मिलने से बनता है औ। तो ये चारों हमारे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ए, आई, ओ, औ, ये चारों हमारे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। और यहाँ पर 2 अलग अलग स्वरों के मिलने से इनका निर्माण हुआ है, यानी अलग अलग उच्चारण स्थान वाले स्वरों के मिलने से ये बने हैं, इसलिए इनको संयुक्त स्वर कहा जाता है। और इनका उच्चारण, इनका जो निर्माण हुआ है वो समान स्वरों के मिलने से हुआ है, इसलिए इनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। यहाँ तक की बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। यहाँ पर भी आपको याद रखना है कि जो ए और ओ है, ए और ओ है, इन दोनों स्वरों को कहा जाता है गुण स्वर। ये भी याद रखिए, ए और ओ को कहा जाता है गुण स्वर। और अय और औ,
अय और औ को कहा जाता है वृद्धि स्वर। अय और औ को कहा जाता है वृद्धि स्वर, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ए और ओ को कहा जाता है गुण स्वर और अय और औ को कहा जाता है वृद्धि स्वर। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के दो भेद किए जाते हैं। मूल स्वर जिनकी संख्या 4 होती है, संधि स्वर जिनकी संख्या 7 होती है। इनको दो भागों में विभाजित किया गया है। दीर्घ स्वर 3 होते हैं और संयुक्त स्वर 4 होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। स्वरों के वर्गीकरण का जो दूसरा आधार हो जाएगा वो हो जाएगा मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर जितने भी हमारे स्वर होते हैं सभी को हम लोग यहाँ पर 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इसमें जो पहला प्रकार हो जाएगा, यानी कि जो पहला भेद हो जाएगा वो हो जाएगा ह्रस्व स्वर। पहला हो जाएगा ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वरों को ही लघु स्वर भी कहा जाता है। इन्हीं स्वरों को एकमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इनकी जो कुल संख्या होती है वो होती है 4। याद रखना है आपको, ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। कौन कौन सी? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये चारों के चारों जो होते हैं वो हमारे ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। हमने पहले जो आपको उत्पत्ति के आधार पर जो स्वरों के भेद बताए थे तो उनमें हमने आपको मूल स्वरों की संख्या भी 4 बताई थी। वही 4 स्वर हमारे ह्रस्व स्वर भी होते हैं। मूल स्वर भी वही यही 4 होते हैं और ह्रस्व स्वर भी यही 4 होते हैं। ठीक है, अब ह्रस्व स्वर इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके उच्चारण में कम समय लगता है। इनके उच्चारण में कम समय लगता है और धीरे से इनका उच्चारण किया जाता है, इसलिए इनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। और इनके उच्चारण में कम समय लगने के कारण इनको एकमात्रिक भी कहा जाता है, यानी इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। याद रखिए, एक मात्रा का समय, एक मात्रा का समय, एक मात्रा का समय लगने के कारण इनको एकमात्रिक भी कहा जाता है। एक मात्रिक कौन कौन से स्वर हैं, द्विमात्रिक कौन कौन से स्वर हैं, इसको आप लोग अच्छी तरीके से समझिए। क्योंकि जब आप लोग छंदों का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर हमें गिनना पड़ता है, मात्राओं को गिनना पड़ता है कि शब्द में कितनी मात्राएं हैं। तो आपको याद रखना है कि जहाँ पर भी आपको ये वाले स्वर मिलेंगे, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ या री, वहाँ पर एक मात्रिक हो जाएगा, वहाँ पर एक मात्रा मानी जाएगी। और जहाँ पर दीर्घ स्वर होंगे वहाँ पर 2 मात्राएं मानी जाएंगी। तो छंदों में भी आपको यहाँ से मदद मिलेगी। तो अच्छी तरीके से आपको समझना है कि एक मात्रिक स्वर कौन कौन से होते हैं और द्विमात्रिक स्वर कौन कौन से होते हैं। तो ह्रस्व स्वर आपको समझ में आ गया होगा। 4 स्वर होते हैं, कौन कौन से हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ। इनका उच्चारण धीमे से किया जाता है, झटके के साथ इनका उच्चारण होता है और इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। ठीक है, चलिए जो दूसरा प्रकार होता है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर जो स्वरों का दूसरा प्रकार होता है वो कहलाता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वरों को ही हम लोग गुरु स्वर भी कहते हैं। इन्हीं को गुरु स्वर भी कहा जाता है और इन्हीं स्वरों को द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। द्विमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर। और इनकी अगर हम संख्या की बात करें तो इनकी कुल संख्या होती है 7। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है और दीर्घ स्वरों की संख्या जो होती है वो होती है 7। कौन कौन से दीर्घ स्वर होते हैं यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। तो ये 7 जो हैं वो हमारे दीर्घ स्वर होते हैं।
दीर्घ स्वरों का जो उच्चारण होता है वो जोर से करना पड़ता है और इनका उच्चारण हम लोग देर तक कर सकते हैं। ह्रस्व स्वरों का उच्चारण देर तक नहीं किया जा सकता, झटके के साथ उच्चारण होता है इनका। वहीं अगर हम दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वर का उच्चारण जो है वो देर तक किया जा सकता है, थोड़ा जोर से इनका उच्चारण किया जाता है और लंबे समय तक इनका थोड़ा सा उच्चारण होता है। यानी इनके उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है, इसलिए इनको द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। कौन कौन से हैं हमने आपको बता दिए हैं कि ये सारे स्वर हमारे दीर्घ स्वर कहलाएंगे। याद रखिए ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है और दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है, क्योंकि परीक्षाओं में कभी कभी केवल संख्या पूछ ली जाती है कि बताइए ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। अब 4 विकल्प दे दिए उन्होंने आपको नीचे। अब अगर आपको याद है तो आप सही लगा पाएंगे, और यदि आपको याद नहीं है तो वहां पर आपका जो उत्तर है वो गलत हो सकता है। तो संख्या भी आप लोगों को याद रखना है कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, दीर्घ स्वर कितने होते हैं, सभी की संख्या आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने आपको कितने प्रकार बताए हैं, हमने यहाँ पर आपको 3 प्रकार बताए हैं। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर हमने आपको 3 प्रकार बताए हैं। अब यहाँ पर 4 स्वर यहाँ पर हो गए, 7 स्वर यहाँ पर हो गए, तो 11 स्वर तो पूरे हो चुके। अब तो कोई स्वर बचा नहीं, तो तीसरा जो प्रकार है उसमें कौन सा स्वर आएगा, आपके मन में एक प्रश्न उठा होगा। तो दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि जब हम तीसरे प्रकार की बात करते हैं तो तीसरे प्रकार के रूप में आता है प्लुत स्वर। तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है प्लुत स्वर। और हम आप लोगों को बता दें कि प्लुत स्वर अलग से कोई स्वर नहीं होता है, जो हमारे 11 के 11 स्वर हैं यही स्वर हमारे प्लुत बन जाते हैं। जब हम किसी स्वर का उच्चारण लंबे समय तक करते हैं वही स्वर हमारा प्लुत हो जाता है। ठीक है, कैसे? जैसे हमने यहाँ पर लिखा राम, हमने यहाँ पर लिखा राम, तो यहाँ पर देखिए रा में कौन सा स्वर है, दीर्घ स्वर। रा में कौन सा है, दीर्घ स्वर, नहीं बड़ा आ है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। वहीं पर अगर हम माँ की बात करें तो माँ में कौन सा स्वर है, छोटा आ, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, लघु स्वर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो राम नाम का कोई लड़का है और वो आपका मित्र है, यदि वो आपके बिल्कुल पास में है तो आप धीरे से उसको बुला सकते हो, राम कह के आप उसको बुला सकते हो धीरे से। लेकिन अगर राम नाम का आपका मित्र है और आपसे थोड़ा सा दूर है और यदि आपको उसको पुकारना है तो थोड़ा आपको जोर से बोलना पड़ेगा। आप कैसे बोलोगे, राम, ऐसे चिल्लाओगे, आप थोड़ा जोर से बोलोगे। तो जब आप जोर से बोलोगे तो जो आ की ध्वनि है, रा के साथ में जो आ की ध्वनि है, बड़े आ की, उसको आप थोड़ा लंबा खींचोगे। और जब आ की ध्वनि को आप लंबा खींचोगे तो वहां पर जो आ की ध्वनि है यानी जो हमारा आ स्वर है वो वहां पर प्लुत स्वर बन जाएगा। तो सीधा सीधा कहने का मतलब हमारा ये है कि जब हम किसी स्वर को लंबा खींचते हैं, जब हम किसी स्वर का उच्चारण लंबे समय तक करते हैं तो वो स्वर हमारा प्लुत स्वर बन जाता है। तो इसके लिए चिन्ह बनाते हैं। चिन्ह किस प्रकार से बनाया जाता है, अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह यहाँ पर चिन्ह बनाया जाता है। जहाँ पर भी आपको अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह अगर आपको चिन्ह दिखाई दे तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पर स्वर को लंबी मतलब ज़्यादा देर तक खींचा गया है, इसीलिए वहाँ पर प्लुत स्वर हो गया है। ठीक है, आमतौर पर किसी को पुकारने में ही प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। इसके अलावा जानवरों की, पशु पक्षियों की आवाज़ निकालने में भी कहीं पर आपने देखा होगा, किताबों में बच्चों की कहानियाँ होती हैं तो वहाँ पर जब किसी जानवर की आवाज़ को निकाला जाता है तो वहाँ पर पीछे प्लुत स्वर लगा दिए जाते हैं। यानी जानवरों की, पशु पक्षियों की आवाज़ को निकालने के लिए प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। अपनी ध्वनि को लंबा खींचने के लिए प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। ओम, ओम लिखा हुआ आप लोगों ने देखा होगा, तो ओ लिखने के बाद में वहाँ पर प्लुत चिन्ह लगाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ओ की ध्वनि को हम लोग लंबा खींचते हैं। ओम, जितना लंबा हम चाहें उतना लंबा हम ओ की ध्वनि को खींच सकते हैं और वहाँ पर प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया ना? तो याद रखिए अलग से कोई भी स्वर हमारा प्लुत स्वर नहीं होता है। जो हमारे 11 के 11 स्वर होते हैं वही स्वर जब हम उनका उच्चारण लंबे समय तक करते हैं तो वही स्वर हमारे प्लुत स्वर हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्लुत स्वर जो होते हैं इनको त्रिमात्रिक स्वर माना जाता है। इनका उच्चारण द्विमात्रिक स्वरों से भी ज़्यादा समय तक होता है, इसलिए इनको त्रिमात्रिक स्वर माना गया है। ठीक है ना? तो यहाँ पर भी आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी।
हमने यहाँ पर 3 प्रकार से मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया है। पहला प्रकार हो जाएगा ह्रस्व स्वर, दूसरा प्रकार हो जाएगा दीर्घ स्वर और तीसरा प्रकार हो जाएगा प्लुत स्वर। ठीक है, इसके बाद में तीसरे प्रकार से हम लोग यहाँ पर स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। तो स्वरों का जो अगले प्रकार से जो वर्गीकरण होगा वो होगा ओष्ठाकृति के आधार पर। अगले प्रकार से जो स्वरों का वर्गीकरण होगा वो होगा ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर, ओठों की आकृति के आधार पर भी हम लोग स्वरों का वर्गीकरण कर सकते हैं। ओठों की आकृति के आधार पर हम लोग जितने भी हमारे स्वर हैं 11 के 11, इनको 2 भागों में हम लोग विभाजित कर सकते हैं। बिल्कुल सरल है। जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे जो ओंठ हैं वो वृत्त के समान गोल गोल हो जाते हैं, यानी वृत्त के समान गोल गोल प्रतीत होते हैं, गोल गोल वृत्त के समान, उनको कहा जाता है वृत्तमुखी। उनको कहा जाता है वृत्तमुखी स्वर। और जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे जो ओंठ हैं वो वृत्त के समान गोल गोल नहीं होते बल्कि फैल जाते हैं, उनको कहा जाता है अवृत्तमुखी स्वर। अवृत्तमुखी स्वर। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे ओंठ वृत्त के समान गोल गोल दिखाई देंगे, वृत्त के समान गोल गोल हो जाएंगे, उनको वृत्तमुखी स्वर कहा जाएगा। वृत्तमुखी स्वरों को वृत्ताकार स्वर भी कह सकते हैं, वर्तुलित स्वर भी कह सकते हैं, तीनों का एक ही मतलब होता है। और जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे जो ओंठ हैं वो वृत्त के समान गोल गोल नहीं होंगे बल्कि फैल जाएंगे, उनको अवृत्तमुखी स्वर कहेंगे। उन्हीं को अवृत्ताकार स्वर भी कहा जा सकता है। वृत्ताकार यदि हम स्वरों की बात करें तो वृत्ताकार स्वरों की जो संख्या होती है वो होती है 4। वृत्ताकार स्वरों की संख्या होती है 4। कौन कौन से? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ये चारों के चारों जो स्वर होते हैं हमारे, ये वृत्ताकार स्वर होते हैं, यानी इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे जो ओंठ हैं वो वृत्त के समान गोल गोल हो जाते हैं। बाकी के जो स्वर बचते हैं वो सभी के सभी हमारे आवृत्ताकार में आ जाएंगे। तो इनको छोड़कर बाकी के आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। हम आपको लिख के बता देते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई। ठीक है, और यहाँ पर हम री को भी शामिल यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 2 5 और 2 7, तो 7 यहाँ पर हमारे क्या हो जाएंगे? 7 स्वर हमारे आवृत्ताकार हो जाएंगे और 4 स्वर हमारे वृत्ताकार हो जाएंगे। बिल्कुल सरल है, याद रखना। जिनके उच्चारण में जो ओंठ है वो हमारे वृत्त के समान गोल गोल हो जाते हैं उनको वृत्ताकार स्वर कहा जाता है, और जिनके उच्चारण में हमारे ओंठ वृत्त के समान गोल गोल नहीं होते उनको अवृत्ताकार स्वर कहा जाता है। चलिए अगले प्रकार से वर्गीकरण को समझते हैं। अगला जो स्वरों का वर्गीकरण हो जाएगा वो हो जाएगा जिह्वा की स्थिति के आधार पर। यह भी महत्वपूर्ण वर्गीकरण है, यहाँ से भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। जिह्वा की स्थिति के आधार पर, अगर हम जिह्वा की स्थिति के आधार पर बात करें तो जितने भी हमारे स्वर होते हैं सभी स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझा देते हैं। यहाँ पर हम एक जिह्वा की आकृति बनाते हैं। मान लीजिए ये हमारी जिह्वा है और इसको हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ये हमारी जिह्वा का सबसे पिछला हिस्सा हो जाएगा, ये हमारी जिह्वा का मध्य वाला भाग कहलाएगा, और ये हमारी जिह्वा का बिल्कुल आगे वाला हिस्सा है, अग्रभाग है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग ज़्यादा सक्रिय रहता है, अग्रभाग ज़्यादा सक्रिय रहता है, उनको कहा जाता है अग्रस्वर। उनको क्या कहा जाएगा? उनको अग्रस्वर कहा जाएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग ज़्यादा सक्रिय होगा उन स्वरों को अग्रस्वर कहा जाएगा, और जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय होगा उनको कहा जाएगा मध्य स्वर।
उनको कहा जाएगा मध्य स्वर, और जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पीछे वाला हिस्सा ज़्यादा सक्रिय होगा उनको कहा जाएगा पश्च स्वर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, बस आप लोगों को ध्यान में रखना है, जिनके उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग ज़्यादा सक्रिय होगा उनको अग्रस्वर कहा जाएगा, जिनमें मध्य वाला भाग ज़्यादा सक्रिय होगा उनको मध्य स्वर कहा जाएगा, और जिनके उच्चारण में जिह्वा का पीछे वाला हिस्सा ज़्यादा सक्रिय होगा उनको पश्च स्वर कहा जाएगा। अब कौन कौन से स्वर यहाँ पर आएंगे उनको हम आपको बता देते हैं। अगर हम अग्र स्वर की बात करें तो यहाँ पर हमारे 5 स्वर आ जाते हैं। कौन कौन से स्वर आ जाते हैं? यहाँ पर आ जाएगा हमारा छोटी ई, बड़ी ई, री, ए और आई। ये 5 स्वर जो हैं वो हमारे अग्र स्वर कहलाएंगे। इसके बाद में जो छोटा आ है, छोटा आ जो है वो हमारा मध्य स्वर में आता है। केवल एक ही स्वर है जो मध्य स्वर के अंतर्गत आता है, बाकी के जो स्वर हैं वो सभी के सभी हमारे पश्च स्वर के अंतर्गत आ जाएंगे। तो कौन कौन से स्वर बचते हैं? बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। तो ये सभी स्वर जो हैं वो हमारे पश्च स्वर के अंतर्गत आ जाएंगे। बस आपको याद रखना है अग्र स्वर कौन कौन से हैं, पश्च स्वर कौन कौन से हैं, मध्य स्वर में कौन सा स्वर आएगा, क्योंकि परीक्षा में इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में कि बताइए निम्न में से कौन सा अग्र स्वर है, निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है। इसी प्रकार से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कौन कौन से स्वर हैं। ठीक है, चलिए एक और प्रकार से हम लोग यहाँ पर स्वरों का वर्गीकरण करते हैं जो परीक्षाओं में काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो अगले प्रकार से जो हमारा स्वरों का वर्गीकरण हो जाएगा वो हो जाएगा जिह्वा की ऊंचाई या मुख के खुलने के आधार पर। ये भी महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। हम यहाँ पर लिखेंगे जिह्वा की ऊंचाई या मुख के खुलने के आधार पर, जिह्वा की ऊंचाई या मुख के खुलने के आधार पर। ठीक है, तो मुख के खुलने के आधार पर यदि हम बात करें तो जितने भी हमारे स्वर हैं उनको 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला जो इसमें भेद हो जाएगा, पहला जो प्रकार हो जाएगा वो हो जाएगा संवृत स्वर, संवृत स्वर। दूसरा जो प्रकार हो जाएगा वो हो जाएगा अर्ध संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर। तीसरा प्रकार हो जाएगा विव्रत स्वर, तीसरा प्रकार हो जाएगा विव्रत स्वर, और चौथा प्रकार हो जाएगा अर्ध विव्रत स्वर। चौथा प्रकार यहां पर हो जाएगा अर्ध विव्रत स्वर, अर्ध विव्रत स्वर। ठीक है ना। तो देखिए, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर संवृत का अर्थ क्या है, पहले इस बात को समझ लीजिए, तभी आपको समझ में आएंगे कि कौन कौन से स्वर यहाँ पर आएंगे। संवृत का मतलब होता है बंद। ठीक है, संवृत का अर्थ होता है बंद, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख लगभग बंद रहता है उन स्वरों को संवृत स्वर कहा जाता है। ठीक है ना। अर्ध संवृत, अर्ध का मतलब होता है आधा और संवृत का मतलब होता है बंद। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख आधा बंद रहता है उन्हें अर्ध संवृत स्वर कहा जाता है। अगर हम विव्रत की बात करें तो विव्रत का मतलब होता है खुला। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख पूरा खुल जाता है उनको विव्रत स्वर कहा जाता है। और अर्ध विव्रत का मतलब होता है आधा खुला। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख आधा खुला होता है उनको कहा जाता है अर्ध विव्रत स्वर। ठीक है, अब संवृत स्वर में कौन कौन से स्वर आ जाएंगे, अर्ध विव्रत में कौन कौन से आ जाएंगे, वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो देखिए, संवृत में 5 स्वर आते हैं। कौन कौन से? देखिए, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। ये पांचों के पांचों जो स्वर हैं वो संवृत स्वर के अंतर्गत आते हैं।
अर्ध समृत की अगर हम बात करें तो दो स्वर हमारे अर्ध समृत होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है ए और दूसरा होता है ओ। ये दोनों के दोनों स्वर हमारे अर्ध समृत स्वर होते हैं। अगर हम विव्रत स्वर की बात करें तो जो बड़ा आ है वो हमारा विव्रत होता है, यानी जब हम आ का उच्चारण करते हैं तो हमारा जो मुख है वो पूरी तरीके से खुल जाता है। अगर हम अर्ध विव्रत स्वरों की बात करें तो बाकी के जो स्वर बचेंगे हमारे वो सभी के सभी हमारे अर्ध विव्रत के अंतर्गत आ जाएंगे। कौन कौन से हैं? छोटा आ, आई, औ, ये तीनों के तीनों जो स्वर हैं वो हमारे अर्ध विव्रत के अंतर्गत आ जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। समृत का मतलब होता है बंद, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख हमारा लगभग बंद रहेगा। देखो, हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि हमारा मुंह पूरा बंद हो जाएगा। हमारा मुंह कभी भी स्वरों के उच्चारण में या किसी भी वर्ण के उच्चारण में पूरी तरीके से बंद नहीं हो सकता, क्योंकि वर्णों का उच्चारण तभी होता है जब हमारे मुख से वायु निकलती है, हवा निकलती है। तो हवा निकलने के लिए थोड़ी सी जगह तो होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लगभग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। थोड़ा सा ही, बिल्कुल अल्प मात्रा में खुला होता है, लगभग बंद सा ही प्रतीत होता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख बहुत कम खुलता है, ना के बराबर, उनको समृत स्वर कहा जाएगा। कौन कौन से हैं? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ और ऋ। अर्ध समृत, अर्ध समृत में दो स्वर आएंगे ए और ओ। विव्रत यानी आ का उच्चारण जब हम लोग करते हैं, बड़े आ का उच्चारण, तो हमारा जो मुख है वो पूरी तरीके से खुल जाता है, तो वो विव्रत स्वर में आ जाएगा। और छोटा आ, अय और औ, ये तीनों के तीनों स्वर जो हैं वो हमारे अर्ध विव्रत के अंतर्गत आ जाएंगे। तो मुख के खुलने के आधार पर भी जो 4 प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण होता है वो भी हमने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो स्वरों का जो मुख्य प्रकार से जो वर्गीकरण होता है, जितने भी प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है, जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, वो सभी हमने आपको अच्छी तरीके से बता दिया है। अगली क्लास में हम लोग व्यंजनों की चर्चा करेंगे कि कितने व्यंजन हैं, कितने प्रकार से व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाता है। उन सभी की चर्चा हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। इसी तरीके से लगातार आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जितने भी आपके मित्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी तक आप लोगों को ये वीडियो पहुंचाना है। तो चलिए फिर आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।